आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 37। अक्षत ने जैसे ही धमकी सुनी वह खामोश हो गया। दूसरी तरफ से फोन कट गया। अक्षत ने फोन रख दिया तो मीरा ने कहा, क्या हुआ? कौन था फोन पर? वही जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, अक्षत ने कहा। लेकिन वो हमसे चाहता क्या है? मीरा ने परेशानी भरे स्वर में कहा। कुछ बड़ा, जो भी है मीरा, बहुत बारीकी से नजर रख रहा है वो तुम पर, अक्षत ने कहा। अक्षत को खोया हुआ देखकर मीरा ने कहा, अक्षत जी आप क्या सोचने लगे? ये आवाज मैंने कहीं सुनी है मीरा, एक बार नहीं बहुत बार सुनी है, पर याद नहीं आ रहा, अक्षत ने कहा। तभी गेट के बाहर खड़े अर्जुन ने आवाज लगाकर दोनों को बुला लिया। दोनों बाहर आए तो अर्जुन उन्हें लेकर इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर ने मीरा और अक्षत से कहा, तुम दोनों ठीक हो? जी सर, अक्षत ने कहा। देखो अक्षत, मुझे नहीं लगता कॉलेज से कोई होगा जो मीरा को टारगेट कर रहा है। मेरी टीम ने इस एरिया के सारे मोबाइल्स ट्रेस किए हैं और उनसे ऐसा कोई कॉल नहीं आया जिससे गुनहगार पकड़ में आ जाए। ना ही ऐसा कोई सस्पेक्ट देखने को मिला जिससे मीरा को खतरा हो। मुझे लगता है किसी ने सिर्फ मीरा को परेशान करने के लिए वो सब किया है। इंस्पेक्टर ने अपनी बात रखी। नहीं सर, यह मामला परेशान करने का नहीं है। कोई तो है जो मीरा को अब भी टारगेट कर रहा है, अक्षत ने कहा। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इंस्पेक्टर ने कहा। कॉलेज के ऑफिस में कुछ देर पहले मीरा के लिए एक फोन आया था। फोन मैंने उठाया था और मुझे सामने से धमकी मिली। आप ही बताइए सर, अगर बात परेशान करने की होती तो वो ये सब नहीं कहता। ये शुरुआत है सर, और कहां जाकर खत्म होगी कोई नहीं जानता, अक्षत ने कहा। व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर आने वाली कॉल हमारे पास ट्रेस हो रही है, तो फिर हमें उसके बारे में क्यों नहीं पता? इंस्पेक्टर ने कहा। इस काम को अंजाम देने वाला बहुत शातिर है सर। उसने मोबाइल की जगह लैंडलाइन यूज किया। आप कॉल ट्रेस कर भी लेते तो उसका पता नहीं लगा पाते, क्योंकि उसने कॉल प्राइवेट नंबर से किया है, अक्षत ने कहा। अक्षत की बात सुनकर पुलिस के साथ साथ मीरा और अर्जुन भी हैरान थे। अक्षत ने ये सब कब और कैसे पता लगा लिया? पुलिस ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, वो कितना भी शातिर हो मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। यू डोंट वरी सर, उसे तो मैं ही ढूंढ लूंगा, कहकर अक्षत ने मीरा की ओर देखा और कहा, चले। अक्षत, अर्जुन और मीरा आकर गाड़ी में बैठ गए। मीरा पीछे थी, अक्षत और अर्जुन आगे वाली सीट पर बैठे थे। पुलिस वहां से चली गई। गाड़ी अक्षत चला रहा था। तीनों खामोश। फिर कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, आशु तू कॉलेज कब आया? पता था मीरा को चोट लगी है, ऐसे में वो लिख नहीं पाएगी। उसका पेपर भी मैंने ही लिखा था, अक्षत ने कहा। दैट्स गुड, लेकिन कुछ देर पहले इंस्पेक्टर को तुमने जो कहा, क्या वो सब सच था? अर्जुन ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, वो ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। उसे तो मैं किसी न किसी हाल में ढूंढ ही लूंगा, अक्षत ने कहते हुए गाड़ी के अंदर लगे शीशे में देखा, जिसमें मीरा परेशान नजर आ रही थी। अक्षत ने गाड़ी बिल्कुल धीमी कर दी और अपनी साइड में रखी पानी की बोतल उठाकर पीछे मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, लो पी लो। मीरा ने थोड़ा पानी पिया और बोतल साइड में रखते हुए कहा, हमारी वजह से आप सब मुसीबत में हैं। ऐसा कुछ नहीं है मीरा, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अर्जुन ने प्यार से कहा। तो मीरा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और वह कहने लगी, नहीं अर्जुन जी, यह हमारी वजह से ही हो रहा है। वो जो भी है हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमारे साथ साथ वो आप सबको भी नुकसान पहुंचाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। अक्षत ने जेब से रुमाल निकाला और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, आंसू पोंछो अपने। मीरा ने रुमाल ले लिया तो अक्षत सामने देखते हुए कहने लगा, तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए तुम्हें डरने या खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, और उस घर में रहने वाले सब लोग तुम्हारे अपने हैं। खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश मत करो, सामना करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अर्जुन ने सुना तो अक्षत के कंधे पर हाथ रख दिया। पीछे बैठी मीरा
खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। म्यूजिक तो बहाना था। अक्षत मीरा को हिम्मत देने के लिए एक छोटी कोशिश कर रहा था और उसने फिर गाना बजा दिया। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी न ले मेरे। गाना सुनते वक्त अक्षत शीशे में मीरा को ही देख रहा था। जैसे ही मीरा की नजर अक्षत से मिली, अक्षत ने अपनी पलकें झपकाकर मीरा को एहसास दिलाया कि वह उसके साथ है। गाने से वह उसे समझाना चाहता था कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ है। मीरा खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने सर खिड़की के शीशे से लगा लिया। अक्षत अर्जुन के सामने मीरा को ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अक्षत अंदर ही अंदर बस उस आवाज के बारे में सोच रहा था। अर्जुन मीरा का उदास चेहरा देखकर परेशान था और मीरा वो अपने साथ घट रही घटनाओं को समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अक्षत ने गाड़ी रोकी तो अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? आइसक्रीम खानी है। अक्षत ने कहा, आशु पागल हो गया है क्या? इस ठंड में आइसक्रीम खानी है तुझे? जुकाम हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, भाई बहाने मत बनाओ, गाड़ी से नीचे उतरो। कहते हुए अक्षत गाड़ी से नीचे उतर गया। अर्जुन ने पीछे बैठी मीरा को देखा और कहा, इस लड़के का कुछ भी कह नहीं सकते, चलो उतरो मीरा। मीरा गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई तो अक्षत ने अर्जुन से कहा, भाई जाओ सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। मैं लेकर आऊं? अर्जुन ने हैरानी से कहा, अब मीरा तो जा नहीं सकती तो आपको ही जाना होगा ना, जाइए, और हाँ मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर। अक्षत ने कहा। अर्जुन मन ही मन ठंड में उसे कोसता हुआ वहां से चला गया। अक्षत मीरा के सामने आया। उसने देखा ठंड में मीरा अपने हाथों को आपस में बांधे हुए है तो उसने अपना जैकेट उतारा और मीरा को उड़ाते हुए कहा, ऐसे खामोश रहोगी तो मां को शक हो जाएगा कि सब ठीक नहीं है। मीरा अक्षत की ओर देखने लगी तो अक्षत ने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, देखो मीरा, मैं जब तक यहां हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही उसे ढूंढ लूंगा। मीरा अब भी खामोश थी तो अक्षत ने कहा, ऐसे चुप मत रहो मीरा, तो हम क्या कहें? हम भी जानते हैं और आप सब भी कि जो हो रहा है वो सब हमारी वजह से हो रहा है। ये जानते हुए भी आप सबको हम मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं? मीरा ने कहा, ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मीरा। आज अगर तुम्हारा अपना परिवार होता तो क्या वो तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ देता? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अक्षत मीरा को समझाता रहा। तब तक अर्जुन तीनों के लिए आइसक्रीम ले आया। उसने अक्षत मीरा को आइसक्रीम दी और खुद खाने लगा। मीरा ने देखा इतनी ठंड में भी अक्षत आराम से खा रहा है तो उसने धीरे से कहा, आप बहुत अजीब हैं। कैसे? अक्षत ने बिना मीरा की तरफ देखे कहा, इतनी ठंडी में आइसक्रीम कौन खाता है? मीरा ने कहा, मैं। अक्षत का ध्यान अब भी आइसक्रीम पर ही था। उस वक्त वह बिल्कुल बच्चा लग रहा था। मीरा एक पल को अपनी सारी परेशानियां भूलकर उसमें खो गई। अक्षत के गाल पर गलती से आइसक्रीम लग गई तो मीरा ने इशारे से उसे बताया। अक्षत ने गाल आगे करके कहा, साफ कर दो ना प्लीज। मीरा ने साफ किया। तीनों वापस गाड़ी में आ बैठी। इस बार ड्राइवर सीट पर अर्जुन था। अक्षत बार बार पलटकर मीरा को देख रहा था तो अर्जुन ने कहा, एक काम कर, पीछे ही बैठ जा। अर्जुन की बात सुनकर अक्षत झेंप गया और उसके बाद चुपचाप आगे मुंह करके बैठ गया। पीछे बैठी मीरा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तीनों घर पहुंचे। अक्षत ने घर में बताने से अर्जुन को मना कर दिया। रात के खाने के बाद विजय और राधा किसी रिश्तेदार से मिलने हॉस्पिटल चले गए। दादा दादी अपने कमरे में थे। अर्जुन फोन पर नीता के साथ बिजी था और अक्षत अपनी ही सोच में डूबा था। राधा के कमरे में निधि और मीरा दोनों बहस कर रही थी।
निधि मीरा को हाथ की ड्रेसिंग करने और बैंडेज लगाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मीरा नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से दोनों यहाँ वहाँ भाग रही थी। किसी काम से जब अक्षत नीचे आया तो उसने निधि की आवाज़ सुनी और कमरे में चला आया। उसने निधि से कहा, ये सब क्या है? निधि अक्षत के पास आई और कहा, देखो ना भाई, माँ ने जाने से पहले मीरा के हाथ की ड्रेसिंग करने को कहा था, लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। अक्षत ने मीरा को देखा तो वो दूसरी ओर देखने लगी। अक्षत ने निधि से कहा, लाओ मुझे दो। निधि ने सामान अक्षत को थमाया और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अक्षत मीरा के पास आया और कहा, ड्रेसिंग क्यों नहीं कर रही हो? बहुत जलन होती है इसलिए। मीरा ने बच्चों की तरह मासूमियत से कहा। आओ बैठो, मैं कर देता हूं, अक्षत ने कहा। हम ठीक हैं। मीरा ने टालना चाहा तो अक्षत ने थोड़ा सख्ती से कहा, बैठो। मीरा चुपचाप आकर बेड पर बैठ गई। अक्षत ने बैंडेज और पट्टी साइड में रखी और मीरा का हाथ अपनी तरफ करके धीरे धीरे हाथ पर बंधी पट्टी उतारने लगा। दर्द तो हो रहा था, लेकिन अक्षत के सामने मीरा खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अक्षत ने पट्टी हटाई और देखा घाव पहले से कुछ ठीक था। उसने कॉटन पर दवा लगाई और मीरा के हाथ पर लगाई तो मीरा की आह निकल गई। अक्षत ने देखा और कहा, सॉरी, ज्यादा नहीं जलेगा। कहकर उसने मीरा के हाथ पर पट्टी बांध दी और कहा, और कहाँ लगी है? मीरा बताने में झिझक रही थी तो अक्षत ने कहा, बताओ ना, मैं कर देता हूं। बेचारी मीरा कैसे बताती अक्षत को कि उसके कंधे पर बैंडेज लगी है। उसने कहा, हम कर लेंगे। क्या कर लोगी? हाथ में तो चोट लगी है, बताओ, मैं कर देता हूं। अक्षत ने कहा, हम कर लेंगे प्लीज। मीरा ने झिझकते हुए कहा, आजकल तुम ना बहुत जिद्दी होती जा रही हो। अक्षत ने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा। मीरा शर्म से अंदर ही अंदर सिमटे जा रही थी। उसने पलकें चुपका ली और कहा, कंधे से थोड़ा नीचे लगी है, वहां बैंडेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मना किया। अक्षत ने सुना तो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ में पकड़ी क्रीम मीरा को थमा दी और धीरे से कहा, सॉरी। मीरा ने देखा अक्षत नजरें झुकाकर बैठा है तो उसने कहा, तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? अक्षत ने अपनी निजी नजरें किए कहा, दिल्ली जाने के बारे में। मीरा ने कहा, तुम फिर उस बारे में सोचने लगी? मैंने कहा ना मीरा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, एंड दैट्स फाइनल। अक्षत ने कहा और उठकर वहां से चला गया। मीरा को लगा उसने दिल्ली जाने की बात करके अक्षत को हर्ट कर दिया। अक्षत अपने कमरे में चला आया। उधर दिल्ली में कैंपस वालों का सोमी जीजू को फोन आया। उन्होंने एग्जाम की डेट फिक्स कर दी। सोमी जीजू अक्षत को लेकर परेशान थे, लेकिन अक्षत कहीं और ही उलझा हुआ था। वह बार बार उस आवाज को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद ही उसका फोन बजा। फोन शुभ का था। हाँ शुभ, बोल। कहाँ है तू? घर पर हूँ, पता? नहीं, ऐसे पूछ लिया। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मीरा कैसी है? वो भी ठीक है। उसका कुछ पता चला जो मीरा को डरा रहा था? नहीं यार, पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन कर रहा होगा ये सब। तू बता रहा था ना मीरा के पापा के बारे में उस दिन, हो सकता है वो कर रहे हो। नहीं यार, कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो फिर कौन? पहले लगा ये सब मोना करवा रही है, पर मोना ने भी नहीं किया। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? शुभ ने बेचैनी से कहा। क्योंकि कल ही मैंने उसकी आवाज सुनी है और वो आवाज मर्दाना थी। क्या तू जानता है? तूने वो आवाज सुनी थी? किसकी थी? नहीं जानता वो कौन था, पर उसकी आवाज मैंने सुनी है यार, पहले भी सुनी है कहीं ना कहीं। अच्छा कोई ना, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू दिल्ली वापस कब जा रहा है? मैं दिल्ली नहीं जा रहा यार,
मीरा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। ये क्या बोल रहा है तू? तुझे जाना चाहिए भाई, तेरे करियर का सवाल है। मेरा फ्यूचर जो भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन इस वक्त मीरा को इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। तू मीरा के लिए अपना करियर दांव पर लगा रहा है? उसके लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं। जानता है, जब से मैं यहां आया हूं मैंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो कुछ बोलती नहीं है पर उसकी आंखों में एक डर हमेशा दिखता है मुझे। ऐसे हालात में उसे छोड़कर गया तो मैं लवर कैसा? ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट। अक्षत ने फोन काट दिया और मीरा के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह उठा, जब नीचे आया तो देखा घर में सब बिजी हैं। राधा ने अक्षत को देखा तो उसके पास आई और कहा, जल्दी जाकर नहा ले, तैयार होकर नीचे आ जा। आज क्या है? भाई का शगुन लेकर जाना है नीता के घर। शादी में अब कितने ही दिन बचे हैं? राधा ने कहा। मेरा जाना जरूरी है क्या? अक्षत ने कहा, हाँ बिल्कुल जरूरी है। शगुन के वक्त हमारे यहाँ देवर के हाथों भाभी को शगुन की चुनरी दी जाती है, जिसे ओढ़कर ही शादी के बाद वे अपने ससुराल आती है। पीछे से अर्जुन ने आकर अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपको बड़ा पता है। देखा माँ, शादी से पहले ही भाई कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हो रहे हैं। अक्षत ने कहा, ये सब जिम्मेदार, ये तो अच्छी बात है। जल्दी ही तुम्हें भी ये सब जिम्मेदारियां उठानी है। अब जाओ और तैयार होकर नीचे आ जाओ, राधा ने कहा और वहां से चली गई। अक्षत तैयार होकर नीचे आया, तब तक रघु शगुन का सारा सामान गाड़ी में जमा चुका था। अक्षत ने देखा सब है, बस मीरा नहीं है, तो वह उसके पास आया और कहा, तुम नहीं जा रही? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब लोग चले जाइए, मीरा ने कहा। डॉक्टर के पास चले? अक्षत ने कहा। हम ठीक हैं, बस ऐसी हालत में उन सब के बीच हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ना कह रहे हैं, समझिए आप, मीरा ने कहा। लेकिन तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगी? अक्षत ने कहा। अकेले कहाँ है, रघु भैया है ना यहाँ, और हम अपने घर में हैं तो घबराना कैसा? मीरा ने निश्चित होकर कहा। अपना फोन दो, अक्षत ने कहा। मीरा ने अपना फोन अक्षत को दे दिया तो अक्षत ने उसमें अपना नंबर सेव करते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है, जब भी जरूरत हो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। मैं रुक जाता लेकिन माँ ने कहा है जाना जरूरी है, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप इत्मीनान से जाइए, ठीक है? मीरा ने कहा। अक्षत सबके साथ नीता के घर जाने के लिए निकल गया। मीरा कमरे में बैठकर कोई नॉवल पढ़ रही थी। रघु बाहर गार्डन में काम कर रहा था। रास्ते भर अक्षत बस मीरा के बारे में सोच रहा था। सभी नीता के घर पहुंचे। नीता के घर कुछ मेहमान मौजूद थे। अभी रस्म शुरू होने में वक्त था। अक्षत ने शुभ को भी बुलाया था। शुभ जैसे ही आया, उसने देखा मीरा कहीं नजर नहीं आ रही, तो उसने अक्षत से कहा, मीरा कहाँ है? वो यहां आने के लिए अनकंफर्टेबल थी, इसलिए नहीं आई, अक्षत ने कहा। कोई नहीं, चल चलते हैं, शुभ ने कहा और अक्षत के साथ अंदर चला गया। दोनों अंदर चले आए। तभी शुभ के फोन पर किसी का फोन आया। उसने फोन उठाया और अक्षत के सामने ही बात करने लगा। उसकी बातें सुनकर अक्षत हैरान था। जैसे ही शुभ ने फोन रखा, अक्षत ने कहा, अबे ये क्या था, तू आवाज बदल कर बात कर रहा है? अरे यार, एक दोस्त है, परेशान कर रही थी थोड़ा, तो उसे कंफ्यूज कर दिया। तू तो जानता ही है, कॉलेज में मिमिक्री में हमेशा फर्स्ट आता था मैं, शुभ ने कहा। हाँ, अब चल, सभी अंदर इंतजार कर रहे हैं, अक्षत ने कहा। अक्षत, तू चल, मैं आता हूं, शुभ ने कहा। तू कहाँ जा रहा है? अक्षत ने पूछा। अरे तुझे वो नितिन याद है, कॉलेज वाला? वो आया है इंदौर, इधर पास में ही है, तो मैंने उसे आज के फंक्शन में आने का बोल दिया। वो घर नहीं जानता तो मैं उसे लेकर आता हूं, तू चल ना, मैं बस 2 मिनट में आया, शुभ ने कहा। जल्दी आना, ठीक है? कहकर अक्षत अंदर चला गया और शुभ बाहर। अंदर आकर अक्षत नीता और बाकी घर वालों से मिला। नीता की बहनें और सहेलियां अक्षत को बहुत छेड़ रही थी, पर उसका ध्यान तो मीरा में था। आज मीरा को बहुत मिस कर रहा था वह, क्योंकि वह उसके साथ जो नहीं थी। तभी अक्षत का फोन बजा। अंदर शोर होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया।
तो वह बाहर आया और कहा, हेलो। हे अक्षत, कैसा है? मैं नितिन कश्यप। याद है या भूल गया कमीने? नितिन, मैं ठीक हूं भाई, तू कैसा है? मैं बढ़िया। कमीने, कभी याद नहीं करता तू? कहाँ बिजी रहता है? अभी कुछ देर पहले ही शुभ से तेरे बारे में बात हो रही थी। अच्छा, क्या बोल रहा था वो फेंकू? खुद ही पूछ ले, तेरे पास ही होगा। मेरे पास? भाई मैं दिल्ली में हूं, अपने ऑफिस। वो तो आज किसी दोस्त से तेरा नंबर मिला इसलिए कॉल लगाया तुझे। तू सच कह रहा है? अक्षत ने हैरानी से पूछा। भाई मैं झूठ क्यों कहूंगा? अच्छा सुन, अगले हफ्ते आ रहा हूं इंदौर, तब मिलते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, चल मैं अभी रखता हूं। हाँ भाई ठीक है, चल बाय, कहकर नितिन ने फोन काट दिया। अक्षत ने फोन जेब में रखा और सोचने लगा कि आखिर शुभ ने उसे झूठ क्यों कहा। उसने दिमाग पर जोर डाला तो कुछ आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। और तू दिल्ली वापस कब जा रहा है? क्या तू जानता है? तूने वो आवाज सुनी किसकी थी? तू तो जानता ही है यार, कॉलेज में मिमिक्री में हमेशा फर्स्ट आता था मैं। अरे तुझे वो नितिन याद है, कॉलेज वाला? वो आया है इधर इंदौर, इधर पास में ही है, तो मैंने उसे आज के फंक्शन में आने का बोल दिया। वो घर नहीं जानता तो मैं उसे लेकर आता हूं। शिट, अक्षत के मुंह से निकला। उसे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। वह तेजी से निकला और गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर चला गया। जितनी तेज वह गाड़ी चला सकता था उसने चलाई। उधर मीरा जब नॉवेल पढ़कर थक गई तो अपने लिए चाय बनाने किचन में चली आई। मीरा चाय लेकर जैसे ही किचन से बाहर आई, दरवाजे की बेल बजी। मीरा चाय का कप टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी सांसें अटक गई। सामने मुंह पर नकाब बांधे कोई खड़ा था। रघु भैया, मीरा ने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर कर वह पीछे हटने लगी तो वह अनजान आदमी अंदर आते हुए कहने लगा, कोई नहीं सुनेगा और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि सब तो शगुन लेकर गए हुए हैं। मीरा को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने डरते हुए कहा, कौन है आप और हमसे क्या चाहते हैं? बहुत कुछ। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है मीरा? अजनबी ने कहा। मीरा पीछे बढ़ते जा रही थी। सीढ़ियों के पास आकर वह रुक गई। कुछ दूरी पर वह अजनबी भी रुक गया और मीरा को घूरने लगा। मीरा अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। हिम्मत करके उसने पास पड़ी टेबल पर पड़ी घड़ी को उठाया और उसकी ओर फेंका, लेकिन सामने खड़ा वह शख्स बेहद चौकन्ना था। साइड हट गया और निशाना चूक गया। बच्चों वाली हरकतें कर रही हो मीरा, तुम्हारे और मेरे अलावा यहां कोई नहीं है। लेट्स प्ले अ गेम, अजनबी ने कहा। देखो, आप जो भी हो, आप मुझे इस तरह डरा नहीं सकते। और क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मीरा ने घबराहट भरे स्वर में कहा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, दिल तो कर रहा है कि एक झटके में तुम्हारा काम तमाम कर दूं, लेकिन तुम तो मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। दिल आ गया है तुम्हारी इस खूबसूरती पर और तुम्हारे इस भोलेपन पर। तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के सपने तुम कैसे देख सकती हो? अजनबी ने कहते हुए जैसे ही अपना चेहरा उसकी ओर बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन को मजबूती से जकड़ लिया, जिसे वह हिला भी नहीं पाया। उसे मीरा को छोड़ना पड़ा। मीरा सीढ़ियों पर नीचे आ गिरी और खांसने लगी। जिसने अजनबी की गर्दन जकड़ रखी थी वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत ही था। उसने उसे पीछे धकेला और जाकर एक घूंसा उसके पेट में जा मारा। अक्षत को अपने सामने देखकर अजनबी की आंखों में डर समा गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने उसके मुंह पर एक घूंसा मारा और वह दर्द से बिलबिलाते हुए नीचे जा गिरा। अक्षत उसके पास आया और उसके चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया, धक से रह गया और उसके मुंह से निकला, शुभ, तू? तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी कहानी पढ़ने की जरूरत सबको है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।